एसेट, ये एक एसेट की क्वालिटी होती है। जो भी कर्जे दिए जाते हैं ना, ये उसकी एक क्वालिटी है। इट टॉक्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लोन्स ऑफर्ड बाय द बैंक। कि बैंक ने जो कर्जे दिए हैं, एक्सपेक्टेशन ये है कि वो जो बोरोवर है, जो बैंक से कर्जे लेके जा रहा है, वो समय पे बैंक के पैसे वापस करेगा। जब वो समय पे बैंक के पैसे वापस नहीं करेगा, तब बैंक को प्रॉफिट नहीं जनरेट होगा, उसके कारण जो भी लॉसेस होगी तो वो बैंक के लिए नुकसान है तरीके से। सो दैट्स व्हाई बैंक ने उन कर्जों को जो बैंक में रेगुलरली रिपे नहीं हो रहे हैं, तो उनको बैंक ने नॉन परफॉर्मिंग एसेट इस क्वालिटी में रख दिया। इसके अंदर हमने देखे थे 3 कैटेगरीज है: सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। 3 तरीके के एसेट्स है: सब स्टैंडर्ड एसेट, डाउटफुल एसेट एंड लॉस एसेट। सब स्टैंडर्ड एसेट मतलब ऐसे कर्जे जो 90 दिन से ज्यादा के लिए ओवरड्यू रहते हैं, 90 दिन से ज्यादा के लिए ओवरड्यू रहते हैं। डाउटफुल एसेट मतलब क्या, कि अगर मान लो कोई कर्जा 1 साल के लिए सब स्टैंडर्ड एसेट है, तो 1 साल के बाद उसको डाउटफुल एसेट कहा जाएगा। डाउटफुल एसेट से लॉस एसेट क्या होता है, तो लॉस एसेट मतलब यहाँ पे बैंक ने मान लिया है कि अब जो कर्जा दिया था वो वापस नहीं मिलेगा, बैंक का पैसा डूब गया, तो बैंक उसको कहेगी लॉस एसेट। अब डाउटफुल एसेट से लॉस एसेट में कब कन्वर्ट करना है, ये बैंक का डिसीजन होगा। इस तरीके से हम देखें कि बैंक की नॉन परफॉर्मिंग एसेट के कुछ कैटेगरीज है। फिर हमने इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़ी कि प्रोविजन क्या होता है, कि बैंक के अंदर प्रोविजन क्या होता है। जब बैंक में एनपीए लॉसेस होंगे, तो एनपीए लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए जो भी पैसा बैंक जमा करेगी वो प्रोविजन होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट से एक हिस्सा निकाला जाएगा इन द नेम ऑफ प्रोविजनिंग, और जब एनपीए से लॉसेस होंगे तब उस पैसे को यूज किया जाएगा टू फुलफिल दैट लॉसेस। फिर मैंने कुछ डेटा दिया था आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर कि अभी के लिए करंट सिनेरियो क्या है। तो मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अभी ग्रॉस एनपीए इंडिया में टोटल अमाउंट ऑफ एनपीए इज 3.9%, और जबकि नेट एनपीए 1% है। अब ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में जो डिफरेंस क्या होता है, तो प्रोविजन होता है। मतलब ग्रॉस एनपीए से जब प्रोविजन माइनस करूंगा तब नेट एनपीए मिलेगा। मान लो 100 रुपए का बैंक का एनपीए और बैंक ने 50 रुपए का प्रोविजन जनरेट किया है, तो नेट लॉस होगा 50 रुपीज का। तो ये वो लॉस है जो बैंक एक्चुअल फेस करेगी। इस तरीके से हमने देखा कि ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए एंड प्रोविजन होता है बैंक में। तो ग्रॉस एनपीए भी 3.9% है, नेट एनपीए 1% है। फिर हमने उसके कुछ इंपैक्ट देखे थे कि प्रॉफिटेबिलिटी रिड्यूस होती है बैंक की, फिर कैपिटल एडिक्वेसी ज्यादा मेंटेन करनी पड़ती है बैंक के अंदर, मतलब एक्स्ट्रा पैसा कैरी करना पड़ेगा बैंक में। जितने ज्यादा एनपीए उतना ज्यादा पैसा कैरी करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। फिर लायबिलिटी मैनेजमेंट के हम देख रहे हैं कि बैंक के अंदर डिपॉजिट की इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाते हैं, जबकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। जब लोन के ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो बैंक इन्वेस्टमेंट कम करेगी इकोनॉमी के अंदर, और इससे इकोनॉमी स्लो डाउन जनरेट होने की संभावना है। पब्लिक कॉन्फिडेंस भी लूज होगा, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करेंगे अब बैंक के अंदर कि यार वो बैंक फलाना फलाना बैंक के अंदर एनपीए ज्यादा है, मतलब वो प्रॉफिट नहीं कमा रही, तो हमारा पैसा डिपॉजिट कर रखेंगे वहां पे, तो बैंक डूब भी सकती है ना, डूब गई तो हमारा पैसा भी डूब गया। तो इसलिए लोगों का भरोसा कम हो जाएगा। अब एनपीए के रीजंस हमने देखे थे। पहला तो इकोनॉमिक डाउन टर्न्स, जो इकोनॉमिक रिसेशन होता है। जब इकोनॉमिक रिसेशन होगा तो काम धंधे कम होंगे इकोनॉमी में। जब काम धंधे कम होगी इकोनॉमी के अंदर, तो नुकसान होगा बैंकों का। बोरोवर्स डिफॉल्ट, जब कोई बोरोवर पैसा लेके जाएगा और किसी न किसी कारणवश बैंक में वापस नहीं आएगा, तो वो बोरोवर्स डिफॉल्ट है। वो कारण जेन्युइन और इनजेन्युइन दोनों तरीके से हो सकते हैं। इनएडिक्वेट क्रेडिट अप्रेजल, कि जिनको कर्जा दिया जा रहा है तो वो कर्जों उन लोगों के बारे में सही से जानकारी नहीं लेना, ये होता है इनएडिक्वेट क्रेडिट अप्रेजल। कि मान लो कोई फ्रॉड इंसान है, फ्रॉड इंसान को ही कर्जे दे दिए। अब फ्रॉड इंसान फ्रॉड डॉक्यूमेंट्स देगा बैंक के अंदर, अब उन डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन करना बैंक का काम है। अगर वो वेरिफिकेशन ढंग से नहीं होगा तो गलत इंसान को बैंक लोन दे बैठेगी, और ये गलत इंसान बैंक का नुकसान कर देगा, तो एनपीए में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हमने देखे थे कुछ नेचुरल रीजंस है वहां पे, जैसे भूकंप वगैरह, सुनामी, ये चीजें नेचुरल रीजंस है। फिर विलफुल डिफॉल्टर के बारे में जाना था हमने कि विलफुल डिफॉल्टर आल्सो इंक्रीज द एनपीए। तो आर दिस विलफुल डिफॉल्टर, जो लोग बैंक के कर्जे अपनी मर्जी से नहीं देंगे, वो है विलफुल डिफॉल्टर। उनके पास पैसा है बट दे डोंट वांट टू बाय, सॉरी दे डोंट वांट टू पे बैक बैंक्स लोन, दैट्स व्हाई दे आर विलफुल डिफॉल्टर। इंपोर्ट्स ज्यादा होने से भी एनपीए बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब इंपोर्ट ज्यादा होंगे तब डोमेस्टिक मार्केट खतरे में आ जाता है। डोमेस्टिक मार्केट खतरे में आ गया तो उसके लॉसेस जनरेट हो जाते हैं।
अब डोमेस्टिक मार्केट के अंदर लॉसेज जनरेट हो गए तो डोमेस्टिक कंपनियां भी डाउन परफॉर्म करेगी, उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट है वो भी कम हो जाएगी, तो इसके कारण एनपीए बढ़ने की संभावना है। तो अप टिल नाउ वी लर्न अबाउट द एनपीए इन लास्ट लेक्चर, यहां तक कि हमने पढ़ा था। इसके आगे हम देखते हैं कि मेजर्स टू कर्ब एनपीए इन इंडिया, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं कि सरकार और आरबीआई मिलकर अभी कौन से उपाय योजना कर रही है एनपीए को कम करने के लिए, सरकार हो आरबीआई हो दोनों मिलके, वो कौन से स्टेप्स है, वो कौन से मेथड्स है जिनके सहारे से एनपीए को कम किया जा रहा है। तो इस टॉपिक के अंदर हम उसी सारे मेथड्स का सहारा उन सारे मेथड्स को समझने वाले। तो एक एक करके सारे मेजर्स देखते हैं कि एनपीए को कम कैसे किया जाता है। अब जब एनपीए, तो एनपीए को कम करने के लिए सबसे पहला मैकेनिज्म जो हम पढ़ेंगे वो है डीआरटी, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। डेट यानी कर्जा, रिकवरी ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल एक तरीके का कोर्ट होता है, ये ऐसा कोर्ट होता है जो स्पेसिफिक एक काम के लिए बनाया जाता है, ये स्पेसिफिक होता है एक काम के लिए। जैसे यहाँ पे ये डेट रिकवरी के लिए बनाया गया, मान लो। और एक होता है जैसे एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो ये नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड केसेस को सुनेगा ओनली। फिर एक होता है सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, सेट, ये सिक्योरिटीज के सारे मामलों को सुनेगा, जैसे शेयर्स, बॉन्ड मार्केट में जो भी गड़बड़ी होती है, इंश्योरेंस मार्केट में, पीएफआईडीए मार्केट में, यहाँ पे जो भी गड़बड़ियां होती है उनके सारे केसेस सेट में सुने जाएंगे। तो दीज आर ट्रिब्यूनल्स, यहाँ पे स्पेसिफिक केसेस को सुना जाएगा, यहाँ पे जनरल केसेस नहीं आएंगे। मतलब मान लो कि अगर मैं डीआरटी की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ के फैमिली मैटर्स को डिस्कस नहीं किया जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट नहीं सेटल किए जाएंगे, तो यहाँ पे बस डेट रिकवरी के मामलों को सुना जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट बेसिक्स ऑफ डीआरटी। तो ये डीआरटी की जरूरत क्या थी? तो सिंपल इसका रीजन है कि हमने इम्पैक्ट के अंदर देखा था कि जब इम्पैक्ट बढ़ते, एनपीए के इम्पैक्ट होते हैं तो उन इम्पैक्ट में एक इम्पैक्ट होता है जुडिशियल बर्डन बढ़ना। जुडिशियल बर्डन, जुडिशियल बर्डन मतलब क्या है कि बैंक के जो केसेस है कोर्ट में ज्यादा सुनाए जाएंगे। अब ऑलरेडी अगर मैं 2023 की बात करूंगा तो 3 करोड़ से ज्यादा के केसेस पेंडिंग है आज इंडिया में। 3 करोड़ काफी बड़ी अमाउंट है। तो ये 3 करोड़ से ज्यादा केसेस अभी पेंडिंग है, उसके अंदर अगर ये बैंकिंग के केसेस भी ऐड करते जाएंगे तो काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि रिजल्ट आने में डिले हो रहा है, 4 साल लगते, 5 साल लगते। बॉलीवुड के अंदर बहुत सारी मूवीज भी बनती है, जोक्स भी बनते हैं कि कोर्ट के अंदर जाओगे तो पूरी जिंदगी खत्म हो जाती है, सालों लग जाते हैं रिजल्ट आने में, पूरी जिंदगी गुजर जाएगी आपकी। वो एक महाराष्ट्र में एक कहावत भी मराठी में कि शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढू नये। दैट मीन्स कि कोर्ट के अंदर अगर होशियार इंसान है तो वो कोर्ट के अंदर नहीं जाएगा, ये कहावत बन गई है। क्यों? क्योंकि कोर्ट इतना ओवरबर्डन है कि वहां पे पॉसिबल नहीं है कम समय में रिजल्ट देना, इसलिए सेपरेट कोर्ट्स को बनाया गया। अब ये डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल स्पेसिफिक डेट रिकवरी के मामलों को सुनेगा, तब यहाँ पे ये बाकी केसेस का बर्डन नहीं होगा। इसके लिए यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगी वो काफी फास्ट प्रोसेस होगी, और फास्ट प्रोसेस मतलब फास्ट रिजल्ट आएगा। तो कम से कम समय में कोर्ट के अंदर रिजल्ट देने के लिए डीआईटी को बनाया गया था। 1993 में इसकी शुरुआत हुई थी, एक कानून बना था इसके लिए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एक्ट। तो इस कानून के तहत डीआरटी की स्थापना हुई थी। डीआरटी का काम क्या है? बैंक के अंदर जितने भी डेट रिलेटेड मैटर्स है उन डेट रिलेटेड मैटर्स को सुनना और रिजॉल्व करना। मतलब मान लो कोई पर्सन अगर एनपीए हो जाए, तो एनपीए होने के बाद उस पर्सन की जो भी सिक्योरिटी है, मान लो उसने लैंड अपनी गिरवी रखी है, जमीन, तो उस जमीन को बेचने के लिए कोर्ट से परमिशन लेनी होती थी। अब नॉर्मल कोर्ट में जाएंगे तो परमिशन देने में डिले हो जाएगी। बेटर वे क्या है? जाओ डीआरटी में, डीआरटी के अंदर डेट से रिलेटेड मैटर है, आप बताओ कि हाँ फलाना फलाना XYZ पर्सन है वो एनपीए हो गया, एनपीए हो गया तो अब उसकी लैंड को बेचना है तो परमिशन दे दो, तो कोर्ट इनको परमिशन दे देगा। इस तरीके से सिक्योरिटीज को क्या बोलते हैं हम, सिक्योरिटी राइट को इन्फोर्स करने के लिए बैंक्स जाती थी कोर्ट के अंदर, तब उसके लिए जो कोर्ट बनाई गई डीआरटी। इससे क्या हो गया कि एनपीए के लॉसेस को रिकवर करने के लिए कम समय लगेगा, कम से कम समय में एनपीए के लॉसेस को रिकवर किया जा सकता है। तो इट विल रिड्यूस द टाइम टू रिकवर एनपीए लॉसेस। डीआरटीज विल हेल्प टू रिड्यूस टाइम।
टाइम और बर्डन भी कम करेगा। तो दैट्स हाउ डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल की शुरुआत हुई थी 1993 में। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स टू सेटल मैटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब बार बार कोर्ट में जाने की जरूरत, मतलब नॉर्मल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, डीआईटी में जाओ। लेकिन जिस काम के लिए इसको बनाया गया था, समय के साथ देखा गया कि अब वो काम नहीं हो रहा है, क्योंकि डीआईटी के अंदर भी केसेस पेंडिंग हो रही है। क्योंकि फिर कैसा होता है कि अगर कोई बैंक कोर्ट में जा रही है तो वो कस्टमर भी कोर्ट में जाता है, कस्टमर अपनी दलील रखता है, तो फिर कोर्ट भी क्या करता है, स्टे रखता है कि थोड़ी देर रुक जाओ, अभी नहीं बेचना है प्रॉपर्टीज को। तो क्योंकि कस्टमर की भी राइट्स है ना कि वो भी कोर्ट में जा सकता है। पता चला कि बैंक जबरदस्ती कर रही है, बैंक इलीगल एक्टिविटी कर रही है वहां पे, तो देर आर पॉसिबिलिटीज। तो कोर्ट दोनों की बात सुनेगा, दोनों की बात सुनने के बाद फिर और डिले बढ़ जाता है। तो अभी डीआईटी भी उसी प्रॉब्लम से जूझ रही है जिस प्रॉब्लम से नॉर्मल बैंक, यानी कि डिले। तो अभी डीआईटी के अंदर भी डिले देखी जा रही है, इसलिए बाकी दूसरे मैकेनिज्म भी डेवलप होते जा रहे हैं। अगर मान लो किसी पर्सन को डीआईटी के खिलाफ अपील करनी है तो दैट पर्सन में गो टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल। अपीलेट मतलब डीआईटी के ऊपर होता है, अपीलेट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल होता है, वहां पे वो जाके अपील कर सकता है। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल एंड अपीलेट डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, ये दो तरीके के कोर्ट है जहां पे डेट रिलेटेड मैटर को सुना जाएगा। अंडरस्टूड? यहाँ पे नॉर्मल कोई भी केसेस नहीं सुने जाएंगे, ऐसे केसेस जो 10 लाख के ऊपर है, ऐसे ही वैल्यू के केसेस को डीआईटी में हियर किया जाएगा। उसके नीचे के केसेस नॉर्मल लोअर लेवल पे सॉर्ट आउट किए जाएंगे। तो डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हेल्प्स बैंक्स टू रिकवर देयर एनपीए लॉसेस। तो इसलिए एनपीए के अंदर रिड्यूस करने के लिए हम डीआईटी को पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सिबिल। व्हाट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो? अब यहाँ पे हम क्रेडिट इंफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। व्हाट इज क्रेडिट इंफॉर्मेशन? अगर मान लो किसी XYZ पर्सन ने बैंक से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से लोन लिया है, तो 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है। अब XYZ पर्सन ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 10 लाख रुपए का कर्जा लिया है। अब ये कर्जे की ईएमआई अमाउंट होगी, मान लो ईएमआई है आपकी 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए पर मंथ ईएमआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पे करेगी XYZ पर्सन। अब ये जो कर्जे की सारी इंफॉर्मेशन है ना, ये जो संस्था जमा करेगी उस संस्था का नाम है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। सो क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इज अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन। थर्ड पार्टी मतलब, एक पार्टी मतलब बोरोवर, सेकंड पार्टी जो कर्जा दे रहा है वो बैंक, और थर्ड पार्टी ये संस्था। सो इट्स अ थर्ड पार्टी ऑर्गेनाइजेशन विच गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द क्रेडिट इनटू द इंडिया। इंडिया में जितने भी कर्जे बांटे जा रहे हैं उन कर्जों की इंफॉर्मेशन ये संस्था जमा करेगी। तो कैसी इंफॉर्मेशन जमा करेगी कि XYZ पर्सन ने 10 लाख रुपए कर्जा लिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, XYZ पर्सन हर महीने 10,000 रुपए का ईएमआई पे कर रहा है। अब अगर मान लो बीच में इस पर्सन ने, XYZ पर्सन ने ईएमआई नहीं दिए, तो मान लो इसने बीच में 6 महीने तक ईएमआई दिए ही नहीं, तो ये चीज भी रिकॉर्ड की जाएगी क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो में। अब ये जो सारा डेटा है जो रिकॉर्ड हो रहा है, इसके बिहाफ पे आपको एक स्कोर मिलेगा। आपका एक कोड जनरेट होगा, जैसे आप स्कूल के अंदर परफॉर्म करते हो तो आपका मार्कशीट निकलता है, उसी तरीके से आप बैंक के अंदर परफॉर्म करोगे तो आपका क्रेडिट स्कोर निकलेगा। यह क्रेडिट स्कोर काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये स्कोर डिसाइड करेगा कि अगले लेंडर के पास आपको कर्जा मिलेगा कि नहीं, मतलब फ्यूचर में आपको कर्जे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये जो सिविल संस्था है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो के, हम देख रहे हैं कि 2000 में क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्टैब्लिशमेंट हुई थी, इसी को आप सिबिल कहते हैं। ये जो सिविल संस्था है ये सारा स्कोर डेटा जनरेट करती है और स्कोर जनरेट करती है, उसी स्कोर को आप सिविल स्कोर कहते हो। मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया कि मैक्सिमम 900 होता है ये स्कोर, मतलब 900 मार्क्स की एग्जाम है आपकी बैंक के अंदर, उसमें से 750 से ऊपर आपको मार्क्स मिलेंगे तभी आप पास होगे, मतलब तभी आपको नॉर्मल रेट पे कर्जे मिलेंगे, अदरवाइज आपको कर्जे मिलने में मुश्किल पैदा जनरेट हो जाएगी वहां पे। सो दिस इज योर सिबिल स्कोर। तो ये होता है आपका क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो हाउ डज इट हेल्प टू रिड्यूस एनपीए? सिंपल सी बात है ना, अगर किसी का स्कोर कम है क्रेडिट स्कोर, तो बैंक उनको कर्जे नहीं देंगे ना। मान लो किसी का स्कोर 500 है, तो 500 मतलब इट इज टू वर्स्ट, ये काफी खराब है। अभी इतना खराब क्यों है कि इस बंदे ने पहले कर्जे लिए होंगे और समय पे चुकाए नहीं होंगे, तो बैंक को पता है, जो आगे आने वाला लेंडर है ना, तो फ्यूचर में बैंक को पता चलेगा कि ये XYZ पर्सन, इन्होंने समय कर्जे तो लिए लेकिन समय पे दिए नहीं है, तो ये हमारे भी कर्जे वापस नहीं करेंगे, तो बैंक विल शन अवे देमसेल्फ फ्रॉम लेंडिंग सच पर्सन।
वो उनको दूर कर देंगे इन लोगों से, या फिर इनको एकदम हाई इंटरेस्ट रेट पे कर्ज दे देंगे, क्योंकि रिस्क ज्यादा है ना। अभी इन लोगों ने पहले कर्जे नहीं दिए तो पहले बैंकों में रिस्क जनरेट कर चुके हैं, तो अभी भी कर सकते हैं, तो बैंक इनको ऑलरेडी हाई रिस्क बोरोवर मानेगी। अब हाई रिस्क बोरोवर है तो इंटरेस्ट रेट भी हाई देना पड़ेगा। तो अगर आपका सिबिल स्कोर खराब होता है तो पहले चांसेस है कि आपको कर्जे नहीं मिलेंगे, अगर मिलेंगे भी तो भी एक तो हायर इंटरेस्ट रेट पे कर्जे मिलेंगे, तो वैसे भी नुकसान है आपका। लेकिन इससे बैंक को फायदा क्या हुआ कि बैंक को पता चला कि कौन सा कस्टमर कर्जा देने के लायक है, कौन सा कस्टमर कर्जा देने के लायक नहीं है, और कौन कितना लायक है। तो यहां से हमको समझ आएगा कि इंडिविजुअल डिफॉल्टर एंड विलफुल डिफॉल्टर आर ट्रैक्ड एंड शेयर्ड विच एड बैंक, मतलब ये बैंक की मदद करेगा। तो सारे बैंकों के अंदर ये डेटा सर्कुलेट किया जाएगा, इंफॉर्मेशन। अभी रिसेंटली आरबीआई ने कहा है, अभी रिसेंट एक नोटिफिकेशन आया आरबीआई का कि अगर आपका सिबिल स्कोर कोई संस्था चेक कर रही है, मान लो आप बजाज फाइनेंस, ये तो बैंक नहीं है लेकिन एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, अगर बजाज फाइनेंस आपका क्रेडिट स्कोर चेक कर रही है तो अभी आपको मैसेज आएगा मोबाइल के अंदर, और वो मैसेज आने के बाद आपको पता चलेगा कि नाउ बजाज फाइनेंस इज चेकिंग आउट योर क्रेडिट स्कोर, ताकि क्योंकि वो आपका क्रेडिट स्कोर देखेगी, फिर आपको वो लोन कितना देना है, कैसे देना है, कितने इंटरेस्ट रेट पे देना है, ये ऑफर करेगी। अब आपने अप्लाई नहीं किया है, फिर भी ये कैसे होता है, अपने टारगेट को अचीव करने के लिए इस तरीके से वॉलेंटरली किसी भी पर्सन का क्रेडिट स्कोर चेक करके उनको लोन ऑफर करते हैं। हमको फोन आते हैं ना घर पे कि हम आपको लोन ऑफर करना चाहते हैं, आपने अप्लाई नहीं किया फिर भी फोन आते, क्यों? क्योंकि वो आपका बैकग्राउंड चेक करके आपको फोन कर रहे हैं कि आप एलिजिबल हो उनके लिए या फिर नहीं हो। अभी आरबीआई ने कहा है कि अगर इस तरीके का बैकग्राउंड चेक हो रहा है, आपका सिबिल स्कोर चेक हो रहा है, तो आपको मैसेज आएगा मोबाइल के अंदर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज आएगा कि योर क्रेडिट स्कोर हैज बीन चेक बाय बजाज फाइनेंस सर्विसेज, तो आपको पता चलेगा कि वहां से फोन आएगा वहां से। अंडरस्टूड? इस तरीके से। तो अभी ये रिसेंट नोटिफिकेशन आया है, विद इन 6 मंथ इसको लागू किया जाएगा। इस तरीके से क्रेडिट इंफॉर्मेशन विल हेल्प बैंक टू रिड्यूस विलफुल डिफॉल्टर एंड इंडिविजुअल डिफॉल्टर, तो इससे एनपीए कम होने में मदद होगी। नेक्स्ट, लोक अदालत। व्हाट डू मीन बाय लोक अदालत? लोक अदालत भी बैंक के अंदर एनपीए के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डीआरटी को पढ़ा था, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स। व्हाट आर डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल्स? तो ये एक तरीके के कोर्ट है। कोर्ट के अंदर क्या होता है? सेटलमेंट होता है, डिस्प्यूट सेटलमेंट। झगड़ों का निवारण किया जाएगा। अब डिस्प्यूट मतलब यहाँ पे बैंक और कस्टमर की डिस्प्यूट के बारे में बात कर रहे हैं। तो बैंक और कस्टमर के बीच में जो भी डिस्प्यूट है डेट रिलेटेड, उसको डीआरटी में सॉल्व किया जाएगा। लेकिन डीआरटी के अंदर 10 लाख के ऊपर की केसेस सॉल्व किए जाते हैं, और डीआरटी के अंदर एक फुल जुडिशियल प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। मतलब दोनों तरीके से, दोनों तरफ से वकील आएंगे, वकील की आपको फीस पे करनी पड़ेगी दोनों को, फिर कायदे से वहां पे दोनों के बीच में बहस होगी, बहस के बाद एक रिजल्ट आएगा। तो जैसे कोर्ट के अंदर आप देखते हो ना कि तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, उसी तरीके से यहाँ पे चलते जाता है। लेकिन इससे समय ज्यादा लग रहा है ना, तो इस समय को कम करने के लिए देयर आर फ्यू मैकेनिज्म्स नोन एज अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म। इनको क्या कहते हैं? अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म। अब ये अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म, व्हाट इज दिस अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म? कि नॉर्मल कोर्ट में अगर ज्यादा समय लग रहा है, ज्यादा खर्चा लग रहा है, ज्यादा बर्डन बढ़ रहा है, तो आप यहाँ पे आओ, अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म। मतलब ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट की तरह होता है। जैसे आप लोगों ने, मतलब हम बॉलीवुड के मूवीज में भी दिखाया जाता है कि अगर दो लोग झगड़ा कर रहे, सड़क पे फाइट कर रहे, तो एक पुलिस वाला आता है, बोलता है 500 रुपए तू दे, 500 रुपए तू दे, दोनों मिलके क्या कर दो, 500 रुपए दे दो, पुलिस वाला दोनों के मैटर को सॉर्ट आउट कर देता है थोड़ा सा। अब ये भी अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, बट ये इलीगल तरीका है, क्योंकि यहाँ पे ब्राइब ली जा रही है। 500 रुपीज क्या ले रहे हैं? ब्राइब ले रहे हैं। इसका कोई डेटा जनरेट नहीं है और ये इलीगल चीज है। लेकिन ये अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, इसके कारण क्या हो गया, दो लोगों का बीच जो झगड़ा था वो कोर्ट के बाहर ही सेटल हो गया, अब दोनों कोर्ट नहीं गए। तो दिस इज अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म। तो ये जो अल्टरनेट डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, इसको लीगल तरीके से कैसे किया जाता है? थ्रू लोक अदालत। अब लोक अदालत भी एक अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म है, मतलब लोक अदालत इज आल्सो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। इसके लिए नालसा एक्ट बना था, नालसा एक्ट से लोक अदालत को ऑर्गेनाइज किया जाता है, मतलब इट्स टोटली लीगल। अब यहाँ पे लोक अदालत में कौन सी केसेस सुने जाएंगे? तो
रेंज ऑफ केसेस, जैसे फैमिली डिस्प्यूट्स हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गए, सिविल डिस्प्यूट्स हो गए, उसी तरीके से डेट को भी सुना जाता है। आप लोगों ने मूवीज के अंदर देखा होगा ना कि गांव होता है, गांव के अंदर पंचायत बैठती है, पंचायत के अंदर एक बड़ा सरपंच होता है, फिर उसके सामने दो लोगों का झगड़ा सॉर्ट आउट किया जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अल्टरनेट डिस्प्यूट मैकेनिज्म। उसी तरीके से लोक अदालत है, एग्जैक्टली बस ये एक टेम्पररी बेसिस पे होता है, कहीं पे भी इसको सेटअप कर सकते हैं आप। तो लोक अदालत के अंदर भी डेट रिलेटेड मैटर को सुना जाएगा, लेकिन ये ज्यादा बड़े मैटर नहीं होंगे, क्योंकि लोक अदालत ज्यादा बड़ी कोर्ट्स, ये बड़ी सिस्टम्स नहीं होती, छोटी छोटी सिस्टम्स है, ये लोकल डिस्प्यूट्स को सेटल करने के लिए बनाए गए हैं। तो इसलिए यहाँ पे डेट की अमाउंट भी लिमिटेड है, तो अप टू 5 लाख, 5 लाख रुपए तक की अमाउंट यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। मान लो कि बैंक से आपने 4 लाख रुपए का कर्जा लिया है, अब बैंक को तो कोर्ट डीआरटी में भी बैंक जा सकती है, लेकिन सॉरी बैंक कोर्ट के थ्रू अपने सिक्योरिटी एनफोर्समेंट को इंश्योर कर सकती है, लेकिन कोर्ट में जाएगी तो प्रॉब्लम्स है। वैसे भी डीआरटी के अंदर 10 लाख की लिमिट है, 10 लाख के ऊपर के केसेस जाएंगे, तो उसके नीचे के केसेस कहाँ पे जाएंगे, लोक अदालत में जाएंगे। सो दैट इज हाउ आप देख रहे हो कि लोक अदालत के अंदर डिस्प्यूट सेटलमेंट किया जाता है। तो लोक अदालत के अंदर जो पार्टी जाएंगी, मतलब जो बैंक है और जो कस्टमर है, ये दोनों अपनी मर्जी से जाएंगे, ये दोनों म्यूचुअली डिसाइड करेंगे कि हम लोक अदालत में मैटर को सॉर्ट आउट करते हैं, तब दोनों जाएंगे। इसलिए लोक अदालत का जो भी डिसीजन है दोनों के ऊपर बाइंडिंग है, मानना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अपनी मर्जी से आए हैं। ऐसा नहीं कि बैंक इस कस्टमर को घसीट के लेके गया, फिर कस्टमर इस बैंक को घसीट के लेके गए, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से लोक अदालत में गए। तो लोक अदालत यही मान के चलता है कि जो भी डिसीजन देगा वो दोनों को मान्य होगा। इस तरीके से लोक अदालत में केसेस जाते हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट की जाती है। मतलब मान लो वही कि आपकी लैंड है, जमीन है, और आपको जमीन बेचनी है, तो आप जब जमीन बेचने के लिए परमिशन लेने जाओगे तो यू कैन गो इनटू द कोर्ट आल्सो, तो कोर्ट के अंदर आपको परमिशन मिल जाएगी लोक अदालत में। So they are used in dealing with the recovery of small loans, but RBI guidelines established in 2001 limit them to loans up to 5 lakh rupees. They are beneficial in that they prevent more cases from entering into the legal system. नॉर्मल कोर्ट में जाने से रोकते हैं। अब नॉर्मल कोर्ट में केसेस कम हो गए तो समय भी, मतलब बाकी दूसरे केसेस को सॉर्ट आउट करने के लिए समय कम हो जाएगा ना, बर्डन कम हो जाएगा कोर्ट का। सो अगेन इसका एक बेनिफिट क्या है कि बैंक्स का भी समय कम लगेगा। बैंक्स यहाँ पे जाएंगे, एक तो यहाँ पे कम केसेस है, तो बैंक अपने केसेस को जल्दी यहाँ पे निपटा सकते हैं। सो दिस इज अबाउट लोक अदालत। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सरफेसी एक्ट। सरफेसी स्टैंड फॉर सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ securitization and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest मतलब इसको रट लिया तो पूरी बैंकिंग एग्जामिनेशन निकल गई आपकी, इतना लंबा चौड़ा नाम है। ठीक है, व्हाट इज दिस? पहले कोर कॉन्सेप्ट को समझते कि ये एक्ट क्या है, इसकी जरूरत क्या पड़ी थी। 2002 में एक कानून आया था। अब यहाँ पे क्या है कि बैंक के पास दो तरीके के लोन आते हैं, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड लोन है और अनसिक्योर्ड लोन है। सिक्योर्ड लोन मतलब जहां पे चीजों को गिरवी रखा जाता है, अनसिक्योर्ड लोन मतलब जहां पे चीजों को गिरवी नहीं रखा जाएगा। जब चीजों को गिरवी रखा जा रहा है तो उन गिरवी रखी हुई चीजों को बेच के बैंक अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में इस तरीके का कोई प्रावधान नहीं है। अगर अनसिक्योर्ड लोन एनपीओ होती तो बैंक का नुकसान भयंकर है यहाँ पे। इसलिए अनसिक्योर्ड लोन देना बैंक को अच्छा नहीं लगता, बैंक को समझ नहीं आता है बिना कोलेटरल का लोन क्या है। लेकिन फिर भी कुछ कुछ होते हैं खतरों के खिलाड़ी जो माउंटेन ड्यू पी के आते हैं और बोलते कि चलो आज कुछ तूफानी करते, तो अनसिक्योर्ड लोन बांट देते, जैसे क्रेडिट कार्ड। अभी आरबीआई जम की क्लास लगा रही बैंकों की कि क्रेडिट कार्ड ज्यादा बांटने से बैंक के सामने रिस्क बढ़ रहे, तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ा दी है कि क्रेडिट कार्ड जितना दोगे उतना ज्यादा कैपिटल मेंटेन करना पड़ेगा। तो आरबीआई इज डीलिंग द मैटर इन देयर वे, but I'm trying to say that bank is indulge in loans like secured and unsecured loan. जब सिक्योर्ड लोन की बात करेंगे तब सिक्योर्ड लोन को बेचने की परमिशन कोर्ट से मिलती है। सिक्योर्ड लोन के अंदर जो भी जमीन जायदाद गिरवी रखी जा रही है उनको बेचने की परमिशन आपको कोर्ट देगा वहां पे।
लेकिन बार बार कोर्ट जाना, कोर्ट से परमिशन लेके आना, ये काफी हेक्टिक जॉब है। क्या है कि कोई बैंक का मैनेजर है, वो अपनी ब्रांच संभाले कि कोर्ट को संभाले, किसको संभाले? कोर्ट के अंदर भी तारीख पे तारीख चलती रहती है आपकी। तो इससे क्या होता है, बर्डन बढ़ रहा है, बैंक्स के ऊपर भी बर्डन बढ़ रहा है, टाइम वेस्ट हो रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं बैंक्स के। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन सिंपल है, एक कानून। और वो कानून कौन सा है? सरफेसी एक्ट। 2002 में पार्लियामेंट ने बैंकों की इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए एक कानून बनाया, उसका नाम है सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, सरफेसी एक्ट। अब ये एक्ट क्या करता है? ये एक्ट अलाउ करता है बैंक्स को टू रिकवर देयर एनपीए लॉसेस। कैसे? विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कोर्ट, विदाउट जुडिशियरी। अब बैंक्स को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अगर बैंक के अंदर आपने जमीन गिरवी रख के कर्जा लिया है और आप बैंक का कर्जा वापस नहीं कर रहे हो, तो एक समय बाद बैंक क्या करेगी? आपकी जमीन बेचेगी। अब उस जमीन को बेचने के लिए बैंक को कोर्ट की परमिशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि कानून में ही डिफैक्टो परमिशन दे दी है कि अगर कोई लीगल कोलैटरल रखा जा रहा है तो उस लीगल कोलैटरल को बेचने की पूरी पूरी ताकत है बैंक को, इन केस ऑफ एनपीए। अगर वो अकाउंट एनपीए होता है तब। ऐसा नहीं कि मुंह उठा के बैंक बेच के आएगी। इसके लिए एक डिटेल प्रोसीजर भी दी है, उन प्रोसेस को फॉलो करके ये होगा कि अगर आप एनपीए हो गए तो बैंक आपको बताएगी नहीं, आपकी जमीन बेच देगी। मान लो साल भर बाद आप जब बैंक में पैसा देके जमीन छुड़वाने की कोशिश करो, पता चला बैंक ने जमीन ही बेच दी, आपके साथ अन्याय हो गया ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके जो एसेट्स है उसके साथ बैंक क्या कर रही है। तो एक पूरी डिटेल प्रोसेस है जहां पे बैंक आपको 2 महीने की नोटिस देगा, 2 मंथ नोटिस पीरियड मिलेगा आपको। 2 महीने की नोटिस पीरियड के अंदर आपको बैंक के साथ कम्युनिकेट करना है और प्रॉपर रिप्लाई करना है। अगर बैंक आपके रिप्लाई से सेटिस्फाई होती है तो बैंक वेट करेगी, अदरवाइज बैंक आपकी जमीन को बेच देगी। मतलब मैं जमीन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इट कुड बी एनीथिंग। आपका सोना हो गया, जमीन, गाड़ी, घर, जो भी चीज है उसका पोजीशन अपने पास ले लेगी, एंड देन बैंक विल यूज दैट कोलैटरल फॉर देयर पर्पस। अब ये जो अधिकार है, ये जिस कानून से मिल रहा है वो है सरफेसी एक्ट। तो ये सरफेसी एक्ट बेसिकली क्या कर रहा है? बैंकों की मदद कर रहा है कि उनको अब हर बार कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। हमने ये कानून बना के ही वो सारे अधिकार दे दिए जिसके लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ रहा था। The act allows banks and financial institutions to recover their non-performing assets without participation of courts by acquiring and disposing secured asset। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सरफेसी एक्ट इज अप्लाइड ओनली ऑन सिक्योर्ड एसेट। क्योंकि जब अनसिक्योर्ड लोन है तो कोई चीज गिरवी नहीं रखी है, अगर किसी चीज को गिरवी नहीं रखा है तो ये एक्ट अप्लाई नहीं हो सकता है। ये एक्ट उसी कर्ज के ऊपर अप्लाई होगा जहां पे किसी ना किसी चीज को गिरवी रखा गया है, सिक्योर्ड एसेट के ऊपर ही एक्ट अप्लाई होगा। इन एनपीए अकाउंट विद एन आउटस्टैंडिंग बैलेंस ऑफ 1 लाख करोड़ और मोर। तो यहाँ पे लिमिट भी है, हर कर्ज के ऊपर नहीं होगा। कि मान लो किसी फार्मर ने 10,000 रुपए का कर्जा लिया है, अब 10,000 रुपए का कर्जा वसूल करने के लिए उसने अपना घर गिरवी रखा, तो बैंक वाले क्या घर बेच देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अमाउंट जो है 1 लाख रुपए से नीचे की अमाउंट है। तो सरफेसी एक्ट में 1 लाख रुपए के ऊपर की अमाउंट ही वैलिड है। मतलब अगर कोई एनपीए है तो एनपीए की वैल्यू 1 लाख रुपए से ज्यादा होनी चाहिए। If it is more than 1 lakh, then and only then bank can take action against such NPA account under SARFAESI Act। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ये चीज समझने वाली है। तो बैंक मस्ट फर्स्ट सेंड आउट नोटिफिकेशन, जो मैंने बोला था नोटिफिकेशन, दे कैन देन टेक अ फॉलोइंग एक्शंस द बोरोवर फेल्स टू पे। तो कौन से एक्शन ले सकते हैं? तो assume responsibilities of securities or management the borrowing concern, make decision on who will be in charge of the problem। सिंपल सी बात है यहाँ पे कि बैंक के सामने 3 ऑप्शंस है। ये 2 स्टेटमेंट आपको क्लियरली डिफाइन नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि देयर आर 3 वेज टू डील द मैटर। अगर एनपीए अकाउंट हो गया और वो सिक्योर्ड एसेट है तो बैंक सरफेसी एक्ट के तहत एक्शन लेगा। 3 तरीके की एक्शन सरफेसी एक्ट के तहत ली जाएगी। पहली एक्शन है सिक्योरिटाइजेशन, ये नाम लिखा है ना, सिक्योरिटाइजेशन। तो पहली एक्शन होगी सिक्योरिटाइजेशन। व्हाट डू मीन बाय दिस? कि मान लो आपने जमीन रखी है, ठीक है, बैंक के अंदर गिरवी। आप एक बिजनेसमैन हो और आपने 10 करोड़ का कर्जा लिया है, और
आपने उसमें से 5 करोड़ रुपए पे किए, लेकिन फिर भी आपका 5 करोड़ रुपए एनपीए हो गया। अब 5 करोड़ एनपीए और आपकी जमीन है, उस जमीन की कीमत है 20 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे बैंक क्या करेगी, बैंक के पास एक ऑप्शन है सिक्योरिटाइजेशन का। बैंक आपकी जमीन को बॉन्ड में कन्वर्ट करेगी, मतलब सिक्योरिटी में कन्वर्ट करेगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पार्टीज के बीच में। बॉन्ड इज ऑल्सो सिक्योरिटी। तो आपकी जमीन को बॉन्ड में कन्वर्ट किया जाएगा। मान लो बैंक ने क्या किया, आपकी जमीन को बॉन्ड में कन्वर्ट किया। आपकी जमीन की प्राइस 20 करोड़ है और बैंक ने 10 करोड़ का बॉन्ड बनाया कि 10 करोड़ का बॉन्ड, उसके लिए सिक्योरिटी बैंक ने आपकी जमीन को यूज कर लिया। अब बैंक क्या करेगी, इस 10 करोड़ के बॉन्ड को मार्केट में बेचेगी। जब मार्केट में बेचेगी तो बैंक को क्या मिलेगा, 10 करोड़ रुपए मिलेंगे बैंक मार्केट से। तो बैंक में पैसा आ गया ना। जब बैंक में पैसा आ गया तो बैंक के लॉसेस कम हो गए। ऑफ कोर्स बैंक इस पैसे को बाद में वापस करेगी, लेकिन एनपीए के कारण जो इमीडिएट लॉसेस है वो तो अब नहीं होंगे ना। बैंक के अंदर कैश फ्लो आते रहेगा, बैंक के अंदर फाइनेंसिंग होती रहेगी। और इस फाइनेंसिंग को करने के लिए बैंक ने जो कोलैटरल यूज किया, क्या वो खुद का कोलैटरल यूज किया? नहीं। आपका क्या, आप मतलब जो आप एनपीए हो, आपका कोलैटरल यूज किया है। तो दैट्स व्हाई बैंक का फायदा है। तो सिक्योरिटाइजेशन इज अ वन वे वेयर बैंक यूज अवर कोलैटरल एज सिक्योरिटी टू जनरेट लोन्स। तो ये सिक्योरिटाइजेशन है। सेकेंड इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन। सेकेंड मेथड क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। अब एसेट मतलब कर्जे, रिकंस्ट्रक्ट करना मतलब उनके नियमों में बदलाव कर देना। यहाँ पे बैंक क्या कर सकती है एसेट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर, कि एक कंपनी होगी एआरसी, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब ये जो एआरसी होगी इसको थोड़ी देर में समझेंगे कि एआरसी होती है ना, एआरसी क्या करेगी, बैंक के पास आएगी और जो भी एनपीए आपका जो कर्जा दिया था आपने 10 करोड़ का, उसके अंदर 5 करोड़ का एनपीए ना, तो बैंक क्या करेगी, एआरसी आप इस कर्ज को खरीद लेगी बैंक से। कैसे, कि 5 करोड़ रुपए का एनपीए है ना, तो बैंक क्या करेगी, बैंक को बोलेगी कि मैं आपको 3 करोड़ रुपए दे देगी। एआरसी बैंक को 3 करोड़ रुपए देगी और ये 5 करोड़ रुपए का लोन खरीद लेगी। अब बैंक का और इस 5 करोड़ रुपए लोन का कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं। क्यों, अब ये 5 करोड़ रुपए का लोन जो बचा था एनपीए एआरसी में चला गया। अब एआरसी इस 5 करोड़ रुपए को वसूल करेगी। एआरसी ने खरीदा था 3 करोड़ में, अब 3 करोड़ से ज्यादा अमाउंट है ना 5 करोड़, तो जितना भी पैसा आया वो एआरसी रख लेगी। मान लो 3 करोड़ रुपए में ये जो एनपीए खरीदा है और एआरसी ने वसूल किया 4 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए नहीं वसूल कर पाई है, फिर भी बैंक का फायदा, एआरसी का फायदा है। अब एआरसी को 1 करोड़ रुपए का फायदा हो गया। मान लेते कितनी भी मेहनत करने के बाद एआरसी को 1 करोड़ रुपए वसूल कर पाई। अब 5 करोड़ का लोन है, 3 करोड़ में खरीदा है और बैंक के वसूल हुए 1 करोड़, तो बैंक का 2 करोड़ का लॉस हो गया, एआरसी का 2 करोड़ का लॉस हो गया ना। सो दैट्स व्हाई हम देख रहे हैं कि एआरसी एनपीए को खरीद के अपना काम करती है। जब एआरसी एनपीए को खरीद रही है तब वो बैंक से खरीद रही है ना, तो वो प्रोसेस क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। वो चीज क्या है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन के अंदर बैंक क्या कर रही है, एआरसी अपने कर्ज को बेच रही है। इसके अलावा और भी प्रोसेस होती है, जैसे लोन के टर्म्स को चेंज करना एसेट रिकंस्ट्रक्शन की मदद से। तो ये सारी चीजें होती है यहाँ पे। अब वो एक डिटेल प्रोसेस है, उसको अभी नहीं समझाऊंगा और अदरवाइज हमारा टाइम ज्यादा बर्बाद हो जाएगा। थर्ड इज सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट। थर्ड ऑप्शन क्या होता है, सिक्योरिटी इन्फोर्समेंट। ये तीनों जो प्रोसेस है ना, ये आपको कानून के नाम में दिखेगी, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट दैट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। ये एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट, तो सिक्योरिटी इंटरेस्ट को एनफोर्स करना। नाउ व्हाट इज दिस, कि अगर कोलैटरल रखा है और कोई अकाउंट एनपीए में कन्वर्ट होता है तो बैंक उस कोलैटरल का पोजीशन अपने पास रख लेगा। मान लो आपने जमीन गिरवी रखी है और जमीन गिरवी रखने के बाद बैंक क्या करेगी, अगर आप एनपीए होते हैं तो जमीन का पोजीशन अपने पास ले लेगी और बैंक इस जमीन को यूज कर सकती है। बैंक चाहे तो इसको सेल कर सकती है, इसका अपने हिसाब से यूज कर सकती है, इसको रेंट पे दे सकती है, बैंक कुछ भी कर सकती है। अब ये जो अधिकार है सेल करने के, जमीन को अपने काम के लिए यूज करने के लिए, किसी और दूसरे पर्सन को रेंट में देने के लिए, ये जो सारे अधिकार है ये सर्विसिंग एक्ट देता है बैंक को। तो बैंक कैन मैनेज सिक्योरिटीज, तो लैंड इज अ सिक्योरिटी इनटू द बैंक।
तो बैंक कैन मैनेज दिस सिक्योरिटी ऑफ एनपीए। तो ये जो अधिकार है इसको आप कहोगे एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट। तो दिस इज सरफेसी एक्ट। ठीक है, काफी लंबा एक्ट है ये, इसको हम किसी और लेक्चर में डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए बस ये प्रोसेस याद रखो। नेक्स्ट इज एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। सरफेसी एक्ट के तहत इनको बनाया जाता है, अभी थोड़ी देर पहले जो पढ़ा था ना वो। तो सरफेसी एक्ट ऑथराइज करता है इंडिया में एआरसीज को बनाना। एआरसीज आर क्या है? दे आर एनबीएफसीज। ठीक है, ये ऐसी कंपनीज है जो बैंक का एनपीए रिड्यूस करने में हेल्प करती है। दे हेल्प टू रिड्यूस एनपीए लॉसेस। कैसे? अभी थोड़ी देर मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि कोई एआरसी होगी, वो क्या करेगी, किसी बैंक से कर्जे जो एनपीए है उनको खरीद लेगी। अब जब एआरसी बैंक से एनपीए खरीद रही है तो बैंक के अंदर लॉसेस कम हो जाएंगे ना। मान लो अगर बैंक के अंदर 5 करोड़ रुपए का एनपीए है तो एआरसी उसको 3 करोड़ में खरीद लेगी। अब ये 5 करोड़ का एनपीए मतलब बैंक इसको रिकवर नहीं कर पा रही है, कितना भी कोशिश कर रहे, तो बैंक के अंदर ये 5 करोड़ रुपए लॉस हो सकते हैं। लेकिन एआरसी उसके बदले में 3 करोड़ देने को राजी है ना, तो एआरसी ने क्या किया, बैंक को 3 करोड़ रुपए दिए। तो हम देख रहे हैं कि 5 माइनस 3 नेट 2 करोड़ का बैंक का लॉस हो जाएगा। लेकिन पहले 5 करोड़ हो रहा था, अभी 2 करोड़ रुपए हो रहा है, तो एनपी के लॉसेस कम हो गए ना। यस ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉस इनटू द बैंक, बट नाउ रिड्यूस्ड लॉसेस। अब ये एआरसी की जिम्मेदारी है कि इस कर्जे के साथ क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। ARC will try to recover that loan or try to use that loan for their benefits. इस तरीके से ARC काम करती है। तो सर्फेसी एक्ट 2002 में ARC की एस्टेब्लिशमेंट होती है। RBI has granted license to the 14 additional ARCs। तो अभी 14 ARCs काम कर रहे हैं। Businesses were formed in order to extract value from the troubled loans। इसका काम क्या है, जो ट्रबल लोन मतलब एनपीए है उनको रिकवर करना। पहले ये बैंक से एनपीए खरीदेंगे, फिर एनपीए को रिकवर करेंगे। प्रायर टू द पैसेज ऑफ दिस लॉ, लेंडर कुड ओनली एनफोर्स द सिक्योरिटी इंटरेस्ट थ्रू द कोर्ट्स व्हिच वाज लेंथी प्रोसेस। लास्ट स्लाइड में जो समझा था वही चीज है यहाँ पे। तो इस तरीके से एआरसी काम करती है। अंडरस्टूड? एआरसी कौन बना सकता है? तो एआरसी प्राइवेट पर्सन भी बना सकता है, पब्लिक पर्सन भी बना, पब्लिक मतलब सरकार, प्राइवेट मतलब कोई भी प्राइवेट कंपनी, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, या फिर ये सब मिलके भी बना सकते हैं, या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से भी बन सकता है। एआरसीज को नॉर्मल लैंग्वेज में बैड बैंक्स भी कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज बैड बैंक्स बिकॉज दे डील विद द बैड लोन। These ARCs deals with the bad loan. They are not bank basically. They are NBFCs. RBI इनको लाइसेंस देता है, तो बेसिकली NBFCs है, बट स्टिल दे आर कॉल्ड एज बैंक, क्योंकि ये मीडिया पॉइंट टर्म है। मीडिया एआरसी को बैड बैंक कहती है। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या समझेगा कि एआरसी क्या है, फिर न्यूज के अंदर एआरसी लिखेंगे, एआरसी लिखने के बाद न्यूज के अंदर एक कॉलम तो इसी के लिए देना पड़ेगा उनको कि एआरसी क्या है, समझाओ। टेक्निकल टर्म है ना, उसके अंदर भी लोगों को समझेगा नहीं समझेगा। बैड बैंक कहेंगे तो समझाना आसान हो जाएगा। The institution which deals in the bad loan known as bad bank, समझाना आसान हो गया, इसलिए बैड बैंक यूज करते हो। तो एआरसी, सो एआरसी हेल्प टू रिड्यूस लॉसेस रिलेटेड टू द एनपीए। नेक्स्ट इज 5/25 रूल। नाउ दिस इज रूल, एक स्कीम है जिसको 2014 में लाया गया था। अब ये कॉर्पोरेट लोन के लिए, इनके लिए कॉर्पोरेट लोन। अब कॉर्पोरेट लोन के अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर ज्यादा समय के लिए कर्जा दिया जाए तो वहां पे कैश फ्लो की प्रॉब्लम हो जाती है। कैश फ्लो सही से नहीं होने के बाद क्या हो जाता है, वहां पे लॉसेस जनरेट हो सकते हैं। सो इसके अंदर जो है ना फ्लेक्सिबल रिस्ट्रक्चरिंग की जाती है, मतलब कि 5-5 साल के क्या बनाए जाएंगे, आपके ट्रेंच बनाए जाएंगे, मतलब पीरियड बनाए जाएंगे कि अभी 5 साल के लिए पैसा दे दिया, फिर अगले 5 साल के लिए पैसा दे दिया, फिर अगले 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए, फिर अगले 5 साल के लिए। तो हर 5-5 साल में यहाँ पे कैश फ्लो किया जाएगा, सो दैट एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में कैश फ्लो सही से मेंटेन किया जाए और उसके कारण लॉसेस होने की संभावना कम की जाए। तो अगर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है तो लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए 5/25 रूल बनाया गया था। इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोर इंडस्ट्रीज के अंदर होता है। इट्स सजेस्टेड दैट सच ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन देयर कैश फ्लो मेंटेन करने के लिए, बिकॉज प्रोजेक्ट्स टाइमलाइन आर लॉन्ग एंड दे डू नॉट रिसीव मनी बैक इनटू देयर बुक्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। अगर वो एक ठोक में 25 साल का पैसा ले लेंगे तो पूरे 25 साल के लिए कैश फ्लो
सही से मेंटेन रहेगा इसकी गारंटी नहीं ले सकते, बीच में उतार चढ़ाव आ जाएंगे। तो उसके कारण मान लो अगर पहले सब सही से चल रहा है और बीच में अगर गड़बड़ हो गई, तो ये जो बीच वाला ये बाद वाला पीरियड है ना, यहाँ पे कैश फ्लो नहीं होने के कारण जो संस्था है, कंपनी है, वो लॉसेस में जाएगी, और जब लॉसेस में जाएगी तो एनपीए होने की संभावना बढ़ जाएगी। इसलिए 5-7 साल के अंदर कैश फ्लो मेंटेन किया जाता है, ठीक है ना। इट इज नेसेसरी, it is necessitating the need of loan every 5-7 years and therefore refinancing of long term project. तो जो 25 साल का कर्जा है वो एकदम नहीं देना है, वो 5-5, 7-7 साल के ट्रेंच में देना है कि अभी 5 साल के लिए दे दे, फिर अगले 5 साल के लिए कुछ हिस्सा, फिर अगले 5 साल के लिए कुछ हिस्सा। तो जैसे जैसे प्रोजेक्ट बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आपका कैश फ्लो भी मेंटेन रखा जाएगा। इससे क्या होगा कि प्रोजेक्ट्स के अंदर कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और प्रोजेक्ट में लॉसेस कम होंगे, तो इससे एनपीए भी रिड्यूस हो जाएंगे। स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग, ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन कैसे? स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। पहले समझते हैं डेट रिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। सिंपल प्रोसेस है गाइस डेट रिस्ट्रक्चरिंग की। अब डेट रिस्ट्रक्चरिंग के अंदर होता ये है कि जो कर्जे के टर्म्स एंड कंडीशंस है ना लोन्स के, उनको चेंज किया जाता है। मान लो कि मैंने 10 करोड़ का कर्जा लिया है और मेरा 2 लाख रुपए का ईएमआई है। अब मेरी सैलरी 3 लाख रुपए है, तो 3 लाख रुपए की सैलरी में 2 लाख रुपए का ईएमआई देना अफोर्डेबल है मेरे लिए, क्योंकि 1 लाख रुपए मेरे घर खर्च के लिए यूज हो रहे हैं। तो मैं सही पे समय पे अपने कर्जे को रिपे करते जाऊंगा रेगुलर, एक भी ईएमआई बाउंस नहीं करूंगा। अब कोविड आ गया, कोविड के अंदर क्या हो गया, मेरी जॉब चली गई, कंपनी भी बंद पड़ गई और जिस कंपनी में काम कर रहा था अब वो जॉब भी नहीं रही। अब मुझे जो नेक्स्ट जॉब मिली, कोविड के अंदर वैसे भी जॉब नहीं थी, मारामारी थी, तो मैंने एक डाउनग्रेडेड जॉब को अडॉप्ट कर लिया। अब मेरी जॉब में मेरी टोटल सैलरी 1.5 लाख है, अब मुझे 1.5 लाख की सैलरी मिल रही है, पहले से कम मिल रही है ना, लेकिन मेरा ईएमआई ही 2 लाख रुपए है, तो 1.5 लाख से तो नहीं दे पाऊंगा। सो इन दैट सिनेरियो आई विल नॉट एबल टू रिपे माई लोन। मैं 2 लाख रुपए का ईएमआई नहीं अफोर्ड कर सकता। अब मेरी प्रॉब्लम जेन्युइन है, मुझे अपना कर्जा वापस करना है, बट हालत ऐसी कि अब नहीं कर सकता हूं, तो बैंक के पास जाऊंगा, बैंक को अपनी आप बीते बनाऊंगा, बताऊंगा, रो दूंगा बैंक के सामने। बैंक वाले भी दयावान लोग हैं, तो बैंक वाले क्या करेंगे, मेरे लोन को रिस्ट्रक्चर कर देंगे। वो बोलेंगे कि नहीं, इंसान को कर्जा रिपे करना है, लेकिन अभी फिलहाल वो प्रॉब्लम में है, तो लोन को रिस्ट्रक्चर कर देते। कैसे? वो क्या करेंगे कि आपका मान लो 10 साल का लोन था, तो 10 साल का टाइम फ्रेम बढ़ाएंगे 15 साल, कि अब आप 10 साल नहीं 15 साल में कर्जा दोगे। अब 15 साल के लिए कर्जा दूंगा 2 लाख रुपए, तो ज्यादा कर्जा दे रहा हूं। बैंक वाले कहेंगे वेट, आप एक काम करो, आप लाख रुपए का ईएमआई देते जाओ। पहले जो 2 लाख का ईएमआई था, बैंक वालों ने लाख रुपए कर दिया, और जो 10 साल के लिए कर्जा था वो 12, 15, 16 साल के लिए कर दिया। मतलब कर्जे की टर्म्स एंड कंडीशन बदल दिए ना, कर्जे का टर्म भी बदल दिया, समय भी बदल दिया, कर्जे की ईएमआई भी बदल दी। नाउ आई कैन पे 1 लाख रुपीज, 1.5 लाख रुपीज सैलरी में लाख रुपए ईएमआई दे सकता हूँ। इस प्रोसेस को हम कहेंगे डेट रिस्ट्रक्चरिंग। ये प्रोसेस क्या है? डेट रिस्ट्रक्चरिंग। नाउ व्हाट डू मीन बाय स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग? ये कॉर्पोरेट्स के लिए किया जाता है। इनके लिए कॉर्पोरेट के लिए क्या किया जाता है यहाँ पे? तो कॉर्पोरेट्स के अंदर क्या होता है कि मान लो कोई बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर कर्जे लिए गए, 100 करोड़ के कर्जे लिए गए। अब उस बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है, कोविड के अंदर उसका भी धंधा बंद पड़ गया। अब जब उस बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है, तो वो बैंक के अंदर एनपीए डिक्लेयर हो जाएगा। अब बैंक क्या करेगी, उसके लोन को रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करेगी, और वो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चरिंग करेगा। मतलब कैसे? कि मान लो 100 करोड़ में से 60 करोड़ रुपए वापस किए गए, 40 करोड़ रुपए बचे, तो बैंक क्या कहेगी कि 40 करोड़ रुपए के कर्जे तुम नहीं दे सकते ना, एक काम करो, 40 करोड़ रुपए के शेयर दे दो मुझे, जो 40 करोड़ रुपए बचे ना, उतने शेयर बैंक के नाम पे ट्रांसफर कर दो। अब शेयर भी तो एसेट है, तो बैंक ने क्या कर लिया, शेयर खरीद लिए 40 करोड़ के। अब जो बिजनेसमैन को 100 करोड़ का कर्जा चुकाना था उसने चुका दिया, बस सारा पैसा कैश में नहीं दिया, तो कुछ शेयर में दे दिया। तो इस तरीके से ये लोन को रिस्ट्रक्चर करना होता है, और इसको आप कहोगे स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चर। यहाँ पे स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रक्चर, अंडर दिस प्रोग्राम बैंक हैव टू प्रोवाइड अ कॉर्पोरेट बोरोवर विद अ लोन टू हैव ऑप्शन टू convert all or part of their loan into equity shares.
एक तो पूरा या फिर उसका हिस्सा, जैसे मैंने कहा कि 40 करोड़, तो 40 करोड़ हमने किसमें, शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया, तो दिस इज नोन एज स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग। अब इसके अंदर बैंक एक रिस्क भी ले रही है शेयर शेयर लेके, क्योंकि बैंक जब इन शेयर को बेचने के लिए जाएगी तो शायद से शेयर बेच के 40 करोड़ रुपए नहीं आएंगे, या फिर बैंक मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करेगी तब शायद से वो जो बिजनेस है, जो बिजनेस फेल हो रहा है वो रिवाइव ना कर पाए। अब वो रिवाइव नहीं कर पाएगा तो बैंक का 40 करोड़ का नुकसान हो जाएगा, शेयर की वैल्यू खत्म हो जाएगी ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग किया जाता है। भाई लोग, नेक्स्ट इज एसेट क्वालिटी रिव्यू। व्हाट इज एसेट क्वालिटी रिव्यू? एसेट क्वालिटी रिव्यू मतलब एसेट्स की क्वालिटी बताओ कि कितने एनपीए हुए हैं, कितने स्पेशल मेंशन अकाउंट है, कितने लॉस हुए हैं, ये बैंक को डेली बेसिस पे मेंशन करना है। अब ऐसा करने से क्या होगा, जब ये डेली बेसिस पे इस तरीके से एसेट क्वालिटी को बताया जाएगा, तब आरबीआई को पता होगा कि किस बैंक के सामने कितना रिस्क है, एंड दैट्स हाउ आरबीआई एक्शंस लेगी। और बैंक को भी पता होगा कि उसके सामने कितना बड़ा खतरा है, उस हिसाब से बैंक भी खुद को प्रिपेयर करेगी। तो जब एनपीए के लॉसेस बढ़ेंगे तो बैंक शुड प्रिपेयर देमसेल्फ बाय लुकिंग एट देयर एसेट क्वालिटीज, दैट इज हाउ बैंक विल रिड्यूस द इंपैक्ट ऑफ एनपीए। एनपीए से जो भी इंपैक्ट होने वाले उनको रिड्यूस किया जाएगा। इट क्लासिफाइज स्ट्रेस एसेट्स जैसे एनपीए, एसएमए वगैरह, मेक प्रोविजन फॉर देम इन ऑर्डर टू इंश्योर बैंक लॉन्ग टर्म viability. It identifies stressed asset early and take appropriate steps to prevent them from becoming stressed. ये अकाउंट को एनपीए में डिक्लेयर करेंगे, और जब एनपीए डिक्लेयर किए जाएंगे तो रिकवरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी, ताकि बैंक लॉस एसेट में कन्वर्ट ना हो। तो पहले एनपीए होता है ना, तो अर्ली डिटेक्शन, किसका है, अर्ली डिटेक्शन। तो दिस इज एसेट क्वालिटी रिव्यू। नेक्स्ट इज सस्टेनेबल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग, S4A, इसको क्या कहते हैं, सस्टेनेबल एसेट स्ट्रक्चरिंग। तो S4A ये स्कीम है, अगेन दिस इज फॉर कॉर्पोरेट लोन। कॉर्पोरेट लोन के लिए स्कीम है, 2016 में लाई गई थी। इसके अंदर क्या किया जाता है, जैसे मैंने अभी प्रीवियस एग्जांपल में आपको बताया था कि बैंक ने 100 करोड़ के कर्जे लिए हैं। अब 100 करोड़ के कर्जे में 40 करोड़ बैंक नहीं दे पा रही है, सॉरी, बैंक को नहीं मिल पा रहे कंपनी के द्वारा। अब यहाँ पे सस्टेनेबल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग S4A स्कीम कैसे काम करती है, तो उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं, बस डिफरेंट अप्रोच के, इस स्कीम के अप्रोच के साथ। अब इस एग्जांपल में 40 करोड़ रुपए बैंक में आना बाकी है, कंपनी 40 करोड़ रुपए का एनपीए जनरेट कर रही है बैंक के सामने। तो यहाँ पे बैंक क्या देखेगी कि 40 करोड़ में से कंपनी कितना दे सकती है, कितना नहीं दे सकती है। ऐसा नहीं कि 40 करोड़ रुपए पूरा लॉस हो जाएगा। मान लो 40 करोड़ रुपए ये जो है, तो कंपनी का ईएमआई होगा आपका 25 लाख रुपए, 25 लाख रुपए कंपनी का ईएमआई होगा, 25 लाख रुपए देने हैं। अब कंपनी जो है ना, कंपनी के अंदर वो जो पर्सन है वो 20 लाख रुपए दे सकता है, 25 नहीं, चलो 10 लाख रुपए कर दे, वो 10 लाख रुपए दे सकता है, 25 नहीं। अब 10 लाख रुपए कितने हो गए आपके, 40%, 25 लाख के 40% 10 लाख रुपए। दैट मीन्स 40 करोड़ का 40% बैंक पे कर सकती है, 60% नहीं पे कर सकती ना। बचा हुआ 15 लाख रुपए कंपनी बैंक को पे नहीं कर सकती, 10 लाख रुपए ईएमआई का पे कर सकती है। तो मतलब 40% कैन बी पेड बैक। व्हाट अबाउट दिस 60%? तो बैंक ने कहा ये जो 60% ये अनसस्टेनेबल है। ये कैसा है, 60% इज अनसस्टेनेबल। और ये जो 40% है ये सस्टेनेबल है। तो बैंक ने जो 40 करोड़ का कर्जा कंपनी से आने वाला है, उस कर्जे को सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल में बांट दिया। तो हम भी बांट देते सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल। तो सस्टेनेबल एंड अनसस्टेनेबल इस तरीके से बांट दिया है। अब सस्टेनेबल कितना है, 40%, तो 40 करोड़ का 40% कितना हो गया आपका, 40 करोड़ का 40%, सॉरी, हाँ, 40 करोड़ का 40%, तो कितना होता है आपका
4 चौक 16, इट्स 16 लाख। तो बैंक क्या कह रही है, सॉरी 16 करोड़, और बचा हुआ कितना आपका 24 करोड़। तो बैंक क्या कह रही है कि ये जो 16 करोड़ ये सस्टेनेबल है, ये तो कंपनी दे सकती है, ये 24 करोड़ रुपए नहीं दे सकती है ना, ये अनसस्टेनेबल है। तो काम करते इस 24 करोड़ को ही बस शेयर में कन्वर्ट करेंगे, पूरे 40 करोड़ को नहीं, बस 24 करोड़ को शेयर में कन्वर्ट करेंगे, 16 करोड़ रुपए को वसूल किया जाएगा थ्रू रेगुलर डेट। तो ये सस्टेनेबल है, सस्टेनेबल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग है। ये कैसी है, सस्टेनेबल एसेट रिस्ट्रक्चरिंग है। मतलब बेसिकली यहाँ पे बैंक ने यही देखा है कि जो एनपीए अमाउंट है, एनपीए अमाउंट में बैंक कितना दे सकती है, कितना नहीं दे सकती। जो दे सकती है वो सस्टेनेबल है, जिसको रिकवर कर सकते हैं वो सस्टेनेबल है, जो अनरिकवरेबल है वो अनसस्टेनेबल है। अब जो अनसस्टेनेबल है उसको इक्विटी में कन्वर्ट कर दो, खत्म बात। तो इससे क्या होता है, बैंक की इक्विटी रिस्क कम हो जाएंगे ना। अब पूरा 40 करोड़ का अगर इक्विटी में कन्वर्ट करेंगे तो इक्विटी रिस्क बढ़ेगा, लेकिन 40 करोड़ में से 24 करोड़ की इक्विटी खरीदेंगे, अब इक्विटी रिस्क कम हो गया, शेयर मार्केट के अंदर जो रिस्क है वो कम हो गया। सो दिस इज हाउ S4A स्कीम वर्क फॉर कॉर्पोरेट डेट्स। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अभी के लिए 2016 में आई है वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, IBC। व्हाट इज दिस, कि इकोनॉमिक सर्वे में एक बात कर रहे थे चक्रव्यूह की, 2016 के, 2015 के, 15-16 के। तो चक्रव्यूह क्या है इकोनॉमिक्स के अंदर, तो इकोनॉमिक्स के अंदर चक्रव्यूह ये है कि कोई भी कंपनी इंडिया में आती है, बिजनेस करती है, अब वो आ रही तो वापस भी जाना चाहिए ना, वो अभिमन्यु की तरह महाभारत के अंदर, कि चक्रव्यूह में एंट्री तो कर पाता है लेकिन वो एग्जिट नहीं कर पाता, तो चक्रव्यूह में दम घुट के मर जाता है, तो वहां पे उनकी मौत हो जाती है, अभिमन्यु की तरह। तो ये अभिमन्यु, ये मॉडर्न डे अभिमन्यु मतलब कौन है, कंपनीज है, और चक्रव्यूह मतलब क्या, इकोनॉमी है। तो अगर इंडियन इकोनॉमी में कोई कंपनी इस्टेब्लिश्ड हो रही है, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करे तो उसको बाहर निकलने का भी रास्ता मिलना चाहिए ना। इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि बाहर निकलने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम है। तो बस इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए IBC, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 को लाया गया। इस कानून को हम डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, अभी बस मैं इसका इंट्रोडक्शन दे दो। ये और सरफेसी एक्ट दोनों को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में ढंग से पढ़ेंगे। तो अभी के लिए इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के इसका बेसिक बताता हूँ मैं आपको। ये क्या बताता है कि अगर कोई भी कंपनी है और वो कंपनी इंसॉल्वेंट बनती है या फिर बैंकरप्ट, अगर कोई पर्सन खुद से डिक्लेयर करे मेरे पास पैसा नहीं है, आई कैन नॉट पे योर लोन, तो वो इंसॉल्वेंट है। अगर यही चीज कोर्ट कहे कि सामने वाले का पैसा नहीं है, अब वो पैसा नहीं दे सकता, तो वो बैंकरप्ट है। जब कोर्ट कहेंगे तब वो बैंकरप्ट है, अदरवाइज बैंक और वो पर्सन खुद कहेगा तो वो क्या है, इंसॉल्वेंट। तो इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी में ये छोटा सा अंतर है। So the goal of these law is to promote entrepreneurship, credit availability, and balance the interest of stakeholders by consolidating and amending the laws governing the timely reorganization, insolvency resolution of corporate persons, partnership firms, and individuals, as well as matters related to the incidentals such as reorganization and insolvency resolution. अब ये इसका ऑब्जेक्टिव बताया गया है, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव ज्यादा टेक्निकल बताया गया है। मैं आपको एक सिंपल वे में बताता हूँ ये चीज क्या है। अब इसके अंदर पूरा रामायण बताया, लेकिन रामायण का सार नहीं है। व्हाट इज दिस इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड? ये बेसिकली इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन की प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करता है। अब ये क्या है कि मान लो मैंने कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं वापस कर सकता, तो मैं इंसॉल्वेंट हूं। अब इस इंसॉल्वेंसी को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके दो तरीके होते हैं, पहला इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, दूसरा लिक्विडेशन। कोई भी कंपनी है, अगर वो कंपनी बैंक के पास आ रही कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कर्जा नहीं चुका सकते, तो हम कहेंगे कि कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है। अब बैंक के पास ऑप्शन क्या है कि बैंक IBC प्रोसेस के थ्रू उस मैटर को डील करेंगी। बैंक और वो कस्टमर दोनों मिलकर वहां पे IBC के पास जाएंगे और उस प्रोसेस को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या कि बैंक क्या करेगी, एक एक्सपर्ट को बुलाएगी। वो एक्सपर्ट होगा इंसॉल्वेंसी मैनेजर, वो एक मैनेजर होगा, वो एक एक्सपर्ट होगा। अब ये मैनेजर का ये रोज का काम है इंसॉल्वेंसी को रिजॉल्व करना। मतलब ये क्या करेगा कि उस कंपनी के अंदर जाएगा और कंपनी के अंदर देखेगा कि कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रही। कंपनी पैसा नहीं दे पा रही है ना, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पा रही है, तो कंपनी प्रॉफिट क्यों नहीं कमा पा रही है।
कि कंपनी के अंदर कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट है, कोई मैनेजमेंट का डिफेक्ट है या फिर किसी तरीके का और डिफेक्ट है, उन डिफेक्ट्स को सॉल्व करके कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाया जाएगा और फिर कंपनी बैंक को पैसा दे पाएगी। इसके लिए ऑफ कोर्स ये मैनेजर एक फी चार्ज करेगा, ये कंपनी पे करेगी वहां पे। सो दैट्स हाउ